नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के अंतर्गत अपसौर और उपसौर के बारे में बात करेंगे। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। अपसौर को उपसौर और उपसौर को अपसौर बोल देते हैं, और हम लोग ये देखेंगे कि अपसौर और उपसौर के समय क्या होता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो सापेक्ष स्थिति बनती है उसके संदर्भ में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत भूगोल के अंतर्गत हम लोग अपसौर और उपसौर की चर्चा करेंगे। अपसौर और उपसौर। अपहेलियन एंड पेरिहेलियन। अपहेलियन एंड पेरिहेलियन। अपसौर और उपसौर को समझने के लिए हम लोग दो कॉलम बनाते हैं अपसौर और उपसौर को समझने के लिए। एक तरफ आप अपसौर लिख दीजिए और दूसरी तरफ उपसौर। अपसौर और उपसौर, ये आपको कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत अपसौर उपसौर को लेकर नहीं होगी। पहला कंडीशन ये देखिए कि अपसौर की स्थिति होती कब है। तो अपसौर की जो स्थिति है ये 4 जुलाई को होती है। ये भी प्रश्न कभी कोई पूछता है कि जुलाई में कब, तो 4 जुलाई को। और इसी के सापेक्ष उपसौर की बात करेंगे तो उपसौर की जो स्थिति होती है वो 3 जनवरी को होती है। कितने जनवरी को? 3 जनवरी को। अब अपसौर की जो स्थिति 4 जुलाई को हो रही है, उपसौर की जो स्थिति 3 जनवरी को आप देख रहे हैं, इसमें पृथ्वी और सूर्य की स्थिति होती क्या है, यानी पृथ्वी सूर्य से कितने दूर पे होता है या कितने पास होता है। देखिए, इसको समझने के लिए आप क्या करिए, जैसे हमने बताया आपको, यहाँ पर आप एक सन, ये उपसौर को समझने के लिए कॉलम रहेगा आपका। यहाँ पे आपने सन दिखा दिया, सूर्य। यहाँ पर दूरी आपने दिखा दिया और ये पृथ्वी को आपने दिखा दिया, अर्थ, पृथ्वी। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य उपसौर और अपसौर के समय जो स्थिति है, तो पहले अपसौर के कॉलम पर विचार करेंगे। पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी होती है 152 मिलियन किलोमीटर। कितना होती है? 152 मिलियन किलोमीटर। वहीं उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो दूरी होती है 147 मिलियन किलोमीटर। 147 मिलियन किलोमीटर। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी अधिक और कम हो रही है, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी 152 किलोमीटर कहाँ पे हो रही है? अपसौर के समय हो रही है। और 147 मिलियन किलोमीटर कब हो रही है? उपसौर के समय। यानी पृथ्वी सूर्य के मध्य दूरी में कमी कब हो रही है? उपसौर के समय हो रही है। वो घटना कब हो रही है? 3 जनवरी को। और अपसौर के समय क्या हो रहा है? दूरी अधिक हो रही है, क्योंकि 152 इधर 147 है।
तो ये आपको पहले पता चला कि अपसौर कहेंगे किसे, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी अधिक होती है तो उसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। ये घटना कब घटित होती है, तो 4 जुलाई को। उपसौर की स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को होती है। और उपसौर कहेंगे किसे, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी में कमी होती है तो उसे उपसौर की स्थिति कहते हैं। यहाँ तक बात आपका क्लियर है कि अपसौर किसे कहेंगे और उपसौर किसे कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए उपसौर और अपसौर के समय हो क्या रहा है। यहाँ जब दूरी पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी जब अधिक होगी, दूरी जब अधिक होगी तो -7% कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी। -7% कम सौर ऊर्जा की क्या होगी, प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि दूरी अधिक है। जब दूरी अधिक हो रही है तो ऊर्जा की प्राप्ति कम हो रही है। कितना कम हो रही है, तो -7% कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे दूरी क्या है, कम हो रही है। उपसौर के समय जब दूरी कम होगी पृथ्वी और सूर्य के मध्य, जब दूरी कम होगी तो ऊर्जा की प्राप्ति क्या होगी, अधिक होगी। तो उपसौर के समय यहाँ पर क्या स्थिति होगी, +7% अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति। ये बात आपको क्लियर हो गई कि कब कम प्राप्ति होगी, कब अधिक प्राप्ति होगी। जब दूरी कम होगी तो सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होगी, और जो दूरी अधिक होगी तो सौर ऊर्जा की प्राप्ति कम होगी। यानी अपसौर के समय पृथ्वी सूर्य के मध्य दूरी अधिक होने के कारण -7% कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जबकि उपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी कम होने के कारण +7% अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है कि कब सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक हो रही है और कब सौर ऊर्जा की प्राप्ति कम हो रही है। ये माइंड में आपको रखना है कि अपसौर की स्थिति में क्या हो रहा है, दूरी अधिक हो रही है। उपसौर के समय दूरी कम हो रही है, जिससे अधिक और कम सौर ऊर्जा की जो प्राप्ति हो रही है आपको देख रहे हैं बोर्ड पर, आपको समझ में आ रहा है। एक चीज़ ये आपको दिमाग में रखना है कि ये घटना कब हो रही है, 4 जुलाई को, और ये 3 जनवरी को। तो जुलाई और जनवरी के महीने को आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, -7% कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति और +7% अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति का प्रभाव क्या पड़ता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए अब ये आपको पता चल गया कि कब सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक हो रही है, कब कम हो रही है। उपसौर और अपसौर की स्थिति समझ में आ रही है आपको। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग बात करें उत्तरी गोलार्ध की और बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री विषुवत रेखा, इधर भी 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। अब देखिए, आप जान रहे हैं कि अपसौर की स्थिति कब हो रही है, जुलाई में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में आप जानते हैं कि जो जुलाई का महीना है और दक्षिणी गोलार्ध में जो जुलाई का महीना है, दोनों की ऋतुओं में अंतर होता है। जहाँ उत्तरी गोलार्ध में जो जुलाई का महीना है ये ग्रीष्म ऋतु का होता है, ये आपको पता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यही जुलाई का महीना दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु का होगा। ये क्लियर है। जब ये आपको जब क्लियर है तो अब आपको ये ध्यान में देना है
अब आप ये जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के समय तापमान अधिक होगा, जबकि शीत ऋतु के समय तापमान में क्या होगी, कमी होगी। यहां तक बात क्लियर। अब देखिए, हमने बताया कि जुलाई के समय क्या होगा, अपसौर की स्थिति के समय हमने बताया आपको कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी क्या होगी, अधिक होगी। और जब दूरी अधिक होगी तो ऊर्जा की प्राप्ति कम होगी। कितना कम होगी, -7% कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, कम सौर ऊर्जा। ये क्लियर है। अब देखिए, अब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में देखना है कि अपसौर की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब देखना है कि जुलाई के महीना में ग्रीष्म ऋतु क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। जुलाई के महीने में दक्षिण गोलार्ध में क्या है, शीत ऋतु है। और अपसौर की स्थिति जुलाई में क्या है, -7% कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसका प्रभाव उत्तरी गोलार्ध पे क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु है, तापमान अधिक है, लेकिन कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होने के कारण, अपसौर की स्थिति में कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में कम गर्मी का अनुभव होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, अधिक शीत का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से तापमान क्या है, कम है, और ऊर्जा की प्राप्ति भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अपसौर के समय उत्तरी गोलार्ध में जहाँ कम ग्रीष्म का अनुभव हो रहा है, वही दक्षिणी गोलार्ध में अधिक शीत का अनुभव हो रहा है आपको। ये अपसौर की स्थिति हो गई। यहां तक बात क्लियर है। वहीं उपसौर की स्थिति में क्या होगा, अब देखिए सेम यही डायग्राम यहां पर देखिए। अब आप उपसौर में क्या होता है, ये उत्तरी गोलार्ध आपने बना दिया 90 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री विषुवत रेखा, और फिर आपने इधर दक्षिणी गोलार्ध, समझने के लिए इधर दक्षिणी गोलार्ध 90 डिग्री साउथ। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर। जैसे आपने यहाँ समझा, सेम वही डायग्राम वहाँ पर। अब यहाँ हम लोगों ने जुलाई की बात किया था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ हम लोग जनवरी की बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में जनवरी का जो महीना है और दक्षिणी गोलार्ध में जो जनवरी का महीना है, आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जनवरी का महीना क्या है, शीत ऋतु का होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। दक्षिणी गोलार्ध में वही शीत का महीना, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी का महीना क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु का होगा। तो ग्रीष्म ऋतु है, इसका मतलब कि यहाँ पे तापमान अधिक होगा, यहाँ पे तापमान में कमी होगी उत्तरी गोलार्ध में। अब जनवरी के समय हमने क्या बताया कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी कम होगी, उपसौर जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पर +7% अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, अधिक सौर ऊर्जा। ये क्लियर है। अब देखिए, जब जनवरी का महीना उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का है और दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का है, तो शीत ऋतु यहाँ पर है, लेकिन जनवरी के समय अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में कम शीत का अनुभव होगा, ऊर्जा की प्राप्ति अधिक हो रही है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि पहले से गर्मी है, तापमान अधिक है, ऊर्जा की प्राप्ति भी अधिक होगी, तो अधिक गर्मी का अनुभव होगा। यानी उपसौर के समय क्या हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में कम शीत का अनुभव, दक्षिणी गोलार्ध में अधिक गर्मी का अनुभव होगा। इसका मतलब आपने ये देखा कि अपसौर के समय उत्तरी गोलार्ध में कम गर्मी का अनुभव, उपसौर के समय कम शीत का अनुभव, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अधिक शीत का अनुभव और उपसौर के समय अधिक गर्मी का अनुभव। यानी दक्षिणी गोलार्ध में अपसौर और उपसौर के समय अधिक शीत और अधिक गर्मी का अनुभव हो रहा है आपको, जबकि उत्तरी गोलार्ध में कम गर्मी और कम शीत का अनुभव हो रहा है। यहां तक बात क्लियर है। यानी अपसौर और उपसौर का जो प्रभाव पड़ रहा है पृथ्वी पर, अलग अलग स्थिति में आपको देखने को मिल रहा है। फिर से एक बार समझेंगे ध्यान से। अपसौर की स्थिति कब हो रही, 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य की मध्य दूरी अधिक हो जाती है। दूरी अधिक होने के कारण कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितना होती है, -7%। इसका प्रभाव उत्तरी गोलार्ध पर भी पड़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध पर भी पड़ेगा। उत्तरी गोलार्ध पर पड़ने का रीजन क्या है, जुलाई का महीना ग्रीष्म ऋतु का है, ऊर्जा की प्राप्ति कम हो रही है, तो कम गर्मी का अनुभव होगा। क्लियर है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है,
क्योंकि पहले से तापमान कम है और कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति भी हो रही है, तो अधिक शीत का अनुभव होगा। क्लियर? यानी अपसौर के समय उत्तरी गोलार्ध में कम गर्मी का अनुभव, दक्षिण गोलार्ध में अधिक शीत का अनुभव हो रहा है। वहीं उपसौर के समय क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं आप जनवरी का महीना है, पृथ्वी सूर्य के मध्य दूरी कम हो रही है और +7% अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होने लग रही है, जिससे क्या हो रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के समय कम शीत का अनुभव हो रहा है। शीत ऋतु तो पड़ेगी, शीत तो होगा, तापमान कम होगा, लेकिन +7% अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होने के कारण थोड़ा कम शीत का अनुभव होगा। वहीं जबकि दक्षिण गोलार्ध में क्या आप देख रहे हैं कि जनवरी का महीना ग्रीष्म ऋतु का है। जब जनवरी का महीना ग्रीष्म ऋतु का है और तापमान अधिक है, पहले से ही तापमान अधिक है दक्षिण गोलार्ध में और अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति भी हो रही है, तो अधिक गर्मी का अनुभव होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपको ये पता चल गया कि अपसौर और उपसौर में क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझे हैं, इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो बार बार देखने की हमको लगता आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए, मैंने जो बताया है उस कॉन्सेप्ट को समझिए और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगेगा। और हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसी आधार पर आप आगे टॉपिक को भी समझेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका अपसौर और उपसौर, यानी अपसौर की स्थिति कब हो रही है, उपसौर की स्थिति कब हो रही है पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी सूर्य के मध्य सापेक्ष जो स्थिति हो रही है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि कब क्या स्थिति हो रही है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, यहीं पर चर्चा रोकते हैं और कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं। इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करना हो शेयर करेंगे। अपसौर उपसौर आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।